गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज अलकेंद्र सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि केमिस्ट्री के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो आपके बोर्ड पे आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, मतलब निम्न में से या इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। ठीक है, तो हम एक एक ऑप्शन को आपसे डिस्कस करेंगे और समझेंगे उसके कंसेप्ट को। ठीक है, तो आप समझते जाइएगा ध्यान से। पहला ऑप्शन बोलता है कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ HCl4। ठीक है, ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड का जो हाइड्रोलाइसिस हम करवाते हैं, ठीक है, तो वो क्या शो करता है, एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करता है। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है एक्चुअली, ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड का रिडक्शन भी होता है एज वेल एज उसका ऑक्सीडेशन भी होता है। तो दोनों ही अगर साथ साथ होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं HCl4 की बात करूं तो जब HCl4 हाइड्रोलाइसिस करवाता है, मतलब हाइड्रोलाइसिस का मतलब हो गया कि इसकी रिएक्शन मैंने किससे कराई, वाटर से। तो HCl4 प्लस वाटर, ठीक है, तो जो इसका कंपाउंड बनेगा, जो भी बनेगा, हमें उससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है क्या ये डिसप्रपोर्शन रिएक्शन शो करता है नहीं करता, क्यों करता है या नहीं करता है। देखिए आप, HCl4 की जो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट है, HCl4 की यहाँ पर जो ऑक्सीजन स्टेट है वो है +4। ठीक है, अब +4 का मतलब ये हुआ कि इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो मिडिल एज में, और जितने भी कंपाउंड जिनकी मिडिल स्टेट में उनकी ऑक्सीजन स्टेट एग्जिस्ट करती है वो सारे कंपाउंड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम यही कहेंगे कि जब हम रिएक्शन HCl4 की वाटर से कराते हैं तो वो एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या है, मिडिल एज में। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब सही है, क्वेश्चन साहब सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन की बात करता हूं, इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ PCl3। यहां हम PCl3 के हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपके लिए ये क्वेश्चन और ये जो ऑप्शन है वो रफ कर देता हूं, जिससे हमारे पास थोड़ी सी स्पेस बने समझने के लिए। ठीक है, तो प्लीज वेट। जी हाँ, तो सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है कि इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ PCl3, मैंने PCl3 का हाइड्रोलाइसिस करवाया, दैट मींस रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, तो कंपाउंड क्या बनेगा, POH3 का होल थ्राइस, मतलब H3PO3 बनेगा, H3PO3 बनेगा, और उसके क्या बनेंगे, टोटोमर्स बनेगा। H3PO3 का टोटोमर कैसे बनेगा वो देखते हैं हम। तो PCl3 प्लस वाटर रिएक्शन कराए तो क्या बनेगा, H3PO3 तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा, HCl बनेगा। H3PO3 तो बनेगा ही बनेगा, और क्या बनेगा, HCl बनेगा। अब इसको अगर बैलेंस करें तो हम बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो क्या है, H3PO3 है। ठीक है, H3PO3 का एक ऐसा कंपाउंड है जिसके क्या है, टोटोमर्स फॉर्म होते हैं। तो टोटोमर्स कैसे फॉर्म होते हैं इसकी हम स्ट्रक्चर से बताते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर शो करता हूं पहले मैं, देखिए H3PO3, ये फास्फोरस हो गया, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, ये O हो गया, ये H हो गया, ये O हो गया, ये H हो गया, और एक ये H हो गया। तो यहाँ ये H3PO3 को शो करता है। ठीक है, अब टोटोमर क्या होते हैं, टोटोमर ये होता है कि यहां से ये ऑक्सीजन से जो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ जाता है माइनस चार्ज, और यहां से ये H+ हट के यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, टोटोमर्स बोलते हैं। तो ये इस तरह हमारे पास फॉर्म होके आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो ये जो लास्ट में हमारे पास स्ट्रक्चर बनी है एक दूसरे का क्या है, टोटोमर्स है। ठीक है, H3PO3। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। ठीक है, हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन नंबर C। ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन C क्या बोलता है कि इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ NCl3, मैंने नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करवाया तो HOCl नहीं बनता है, इज नॉट फॉर्म। ठीक है, तो देख लेते हैं, NCl3 प्लस H2
दिस गिव्स, क्या देगा ये देगा NH3 और प्लस 3 मोल्स ऑफ HOC, 3 प्लस वाटर, दिस गिव्स अमोनिया और HOCl। ठीक है, ये ऐसा कंपाउंड क्यों बना? NCl3 जो है उसके पास, नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है, तो क्या करता है ये, इसका जो लोन पेयर है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बना लेता है और बचा हुआ हमारे पास जो बैक प्रोडक्ट है वो HOCl बन जाता है। और ऑप्शन ने क्या बोला था कि HOCl नहीं बनता है, जबकि हमारे पास HOCl यहाँ बन रहा है। दैट मीन्स ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। वापस से समझाता हूं मैं आपको कि डी ऑर्बिटल अगर अवेलेबल नहीं है नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, डायरेक्टली हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और अमोनिया बनाएगा और बैक प्रोडक्ट में क्या बनाएगा, HOCl बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास बैक प्रोडक्ट में HOCl बन रहा है, लेकिन ऑप्शन क्या बोल रहा है कि HOCl नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारे पास सही होगा, मतलब ऑप्शन तो सही है लेकिन स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो सी होगा। एक और डी पे भी हम बात कर लेते हैं। डी ऑप्शन क्या बोलता है? डी ऑप्शन बोलता है कि CH4 मेथेन इज इनर्ट टूवर्ड्स द हाइड्रोलाइसिस एट नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, मतलब CH4 जो है वो हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है, इनर्ट होता है। क्यों होता है देख लेते हैं कि CH4 प्लस वाटर। ठीक है, अगर मैं CH4 और वाटर दोनों की मैं रिएक्शन कराऊं तो होता क्या है, जो कार्बन है उसके पास वापस से d ऑर्बिटल्स अनअवेलेबल है। अगर अनअवेलेबल है तो ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उससे रिएक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस तरह मेथन क्या करता है, इनर्ट करता है हाइड्रोलाइसिस की तरफ। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या करता है, सही है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर क्या आ गया, सी। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन जो 2 कहता है वो क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का हमें करेक्ट ऑर्डर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है, मैं लिख देता हूँ चारों ऑप्शन को। ए जो ऑप्शन है वो है H2 लेस देन हीलियम, मतलब हाइड्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हीलियम से कम है। सेकंड है BOH3, BOH का होल थ्राइस लेस देन BOMe का होल थ्राइस। सी ऑप्शन है NF3 इज लेस देन NMe3। Me स्टैंड्स फॉर मैथिल, मैथिल ग्रुप है ना, CH3। और जो डी ऑप्शन है वो है CCl4 इज लेस देन SiCl4। आपको एक एक ऑप्शन में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला ऑप्शन है कि H2 लेस देन हीलियम। क्वेश्चन ने बोला है कि कौन सा ऑप्शन सही है। हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोजन से कम है। ठीक है, आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब H2 के अंदर अगर मैं बात करूं तो H2 के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्रिएट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट है वो हीलियम से ज्यादा होगा। और हीलियम तो रिएक्शन भी नहीं करता, हीलियम तो रिएक्शन, क्योंकि नॉर्मल गैस है हीलियम, तो हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो H2 के रेस्पेक्ट में बहुत कम हो जाता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत ही हो गया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन की बात करूं BOH3 और BOMe3, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो जो OH है और जो OMe है दोनों में बोरोन तो कॉमन है, लेकिन यहां जो H है और यहां ये क्या है, Me है। तो अगर मैं इस Me की बात करूं, Me स्टैंड्स फॉर CH3, और यहां मैं बात करूं ये क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन है। तो इन दोनों में जो मॉलिक्यूलर जो मास होगा वो किसका ज्यादा होगा, CH3 का ज्यादा होगा। और हमें पता है कि अगर मॉलिक्यूलर मास अगर ज्यादा है तो उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, दैट मीन्स BOMe3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा BOH3 का। दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट लग रहे हैं और अलग अलग कंसेप्ट को आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन क्या बोलता है, NF3 इज लेस देन NMe3। यहां हम फ्लोरीन और Me को कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि फ्लोरीन एक एलिमेंट है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, और Me एक ऑर्गेनिक है। हर जगह अपन मॉलिक्यूलर मास को कंपेयर नहीं कर सकते। यहां हम कंपेयर करेंगे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी बात करेंगे कि नाइट्रोजन और जो फ्लोरीन है
ठीक है। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और मेथिल में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो डाइपोल मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, पोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी, और पोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी इसका मतलब NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाएगा, NH3 का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेम वही कंसेप्ट नीचे वाले कंपाउंड में भी लगेगा, CCl4 और SiCl4, दोनों में Cl4 तो क्या कॉमन है, लेकिन कार्बन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, ठीक है, और सिलिकॉन और जो कार्बन क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है वो बहुत कम है और इसमें बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से यहाँ का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है और ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। तो अल्टीमेटली बॉइलिंग पॉइंट को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ही एलिमेंट्स के बीच की एज वेल एज मॉलिक्यूलर मास की और इंटरमॉलिक्यूलर, ये तीन हमारे पास फैक्ट होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो उसकी बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करता है, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। देखिए थर्ड जो क्वेश्चन लास्ट है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। इनमें से किस कंपाउंड के अंदर या जो हमारे पास फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके अंदर पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड हमारे पास फॉर्म होते हैं। तो इनमें से किस में होगा, इनमें से मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें। तो मैं पहले वाला ऑप्शन की बात करता हूं। पहला वाला ऑप्शन क्या दिया है, पहला वाला ऑप्शन दिया है इस तरह, ठीक है, ये इनका एक्सिस हो गया और उस एक्सिस के अलोंग ये आपस में ओवरलैप हो रहे हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, पहले हम सारे ऑप्शन लिख लेते हैं, एक मिनट, सारे ऑप्शन लिख लेते हैं। ये इसका एक्सिस हो गया और इस एक्सिस के अलोंग ये ओवरलैपिंग हो रही है, और जो थर्ड ऑप्शन है उसके अंदर ये p ऑर्बिटल हो गया, p ऑर्बिटल के बाद ये ओवरलैपिंग हो रही है इस तरह, ठीक है, थर्ड। और लास्ट जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, वो इस तरह है, ये इनका एक्सिस हो गया, इस एक्सिस के अलोंग इनकी जो ओवरलैपिंग है वो इस तरह दी हुई है। डायग्राम की फॉर्मेशन पर नहीं जाएं कृपया, कंसेप्ट को ध्यान से सुनिए। मैं अगर पहले वाले ऑप्शन की बात करूं, ठीक है, तो मुझे क्या देखना है कि पाई बॉन्ड बन रहा है नहीं बन रहा। अच्छा, उससे पहले पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को समझने के लिए एक चीज बता देता हूं कि सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड कब फॉर्म होता है। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है जब हेड टू हेड या हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, और पाई बॉन्ड कब फॉर्म होता है जब लेटरल होती है। लेटरल का मतलब होती है कि साइड वाइज, अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो मैं अगर पहले वाले ऑप्शन की बात करूं तो ये वाला जो मेरे पास ऑर्बिटल्स हैं ये एक तो है dx² y², दोनों, ठीक है, dx² y² है d ऑर्बिटल्स के। तो ये वाला जो लोब है और ये दोनों लोब जो है आपस में साइड वाइज क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं दैट मींस ये किसको फॉर्म करेंगे, पाई बॉन्ड को। तो यहां पाई बॉन्ड बन जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, डी पाई बॉन्ड बोलेंगे, क्योंकि दोनों में d ऑर्बिटल अवेलेबल है, ठीक है। सेकंड वाले की बात करूं तो सेकंड वाले में ये वाला कौन सा ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ठीक है, और p ऑर्बिटल है, और ये कौन सा है, s ऑर्बिटल है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमेशा s ऑर्बिटल में कभी भी साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होती है, हमेशा हेड टू हेड या हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है। तो इस केस में हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। अभी इसमें सिग्मा बॉन्ड तो नहीं बनेगा क्योंकि इसमें हेड टू हेड नहीं है, ठीक है। तो ये वाला केस हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, साइड वाइज नहीं है इसके अंदर। थर्ड वाले की बात करूं मैं तो थर्ड वाले में मेरे पास ये तो d ऑर्बिटल हो गया और ये मेरे पास p ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों में किस तरह की ओवरलैपिंग कर रहे हैं, साइड वाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो साइड वाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म होगा और उसका नाम होगा p पाई d पाई, ठीक है। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसकी बात करूं मैं तो उसके अंदर इस तरह शो किया हुआ है कि यहाँ की जो बॉन्डिंग है
बॉन्डिंग नहीं सॉरी, ओवरलैपिंग वो इस तरह है, और यहाँ की जो ओवरलैपिंग है वो इस तरह है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो लोब है वो इस लोब को ओवरलैप करेगा, और ये वाला जो लोब है वो इस लोब को ओवरलैप करेगा, और ये वाला इसको करेगा, और ये इसको करेगा। तो इस केस के अंदर भी क्या होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, और साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, डी पाई डी पाई, ठीक है। तो इसके आंसर कौन कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट, देन थर्ड और देन फोर्थ। 3 ऑप्शन के अंदर मेरे पास पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये केमिकल बॉन्ड के बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो हमने डिस्कस किए। थैंक यू ऑल, आपको सबको समझ में आया होगा अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।